स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह हमने जो अपने अमूर तबैया हम पढ़ रहे थे उसमें जो नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गन्स, आज़ा जिनको हम कहते हैं, उनको हमने स्टडी करना है आज। तो आज हम उसकी बेसिक टाइप्स पढ़ते हैं एंड उसकी रिलेशंस पढ़ते हैं विद डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ह्यूमर्स, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि तिब के अंदर हम उसको किस तरह लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था ह्यूमर्स क्या होते हैं और ह्यूमर्स को हम किस तरह रिलेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो मैंने लास्ट में जब लेक्चर एंड करने लगे थे मैंने बताया था जो इखलात हैं, जो ह्यूमर्स हैं, उनकी जो हैवी पार्ट है, जो कह रहे हैं समीन है, जो हैवी है, उस पार्ट से हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं और वही ऑर्गन्स फिर आगे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्गन्स बेसिकली इखलात से ही बनते हैं। अब इखलात जब उनका कह लें कि उनकी एक सूरत बन जाती है, उनकी एक मुजस्सम सूरत बन जाती है, उसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। उस ऑर्गन से पहले हमारे पास जो सेल्स हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं। तो ऑर्गन से पहले जो अमल हो रहा होता है वो इखलात का वो ये हो रहा था कि इखलात मिलके एक पहले एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं या इखलात जो हैं वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़ के बाद वो टिश्यूज़ जो हैं वो एक पूरा ऑर्गन बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बाद हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं, और टिश्यूज़ को हम जो तिब्बी इस्तिलाह है उसके अंदर बाफात बोलते हैं, और उसको हम टिश्यूज़ भी नॉर्मली बोल सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल अपनी बॉडी की अनाटमी देखें, उस अनाटमी में भी अगर हम टिश्यूज़ की टाइप्स देखें तो हमें मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज़ मिल जाते हैं। जिस तरह हमारे पास 4 इखलात होते हैं, इसी तरह 4 टिश्यूज़ मिल जाते हैं हमें। उसमें सबसे पहले हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं, फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, फिर मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, एंड लास्टली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इसमें जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उसको हम सेंगवाइनस जो ह्यूमर है उसके साथ रिलेट करते हैं। जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ है उसको हम येलो बाइल के साथ रिलेट करते हैं, सफ़रा के साथ रिलेट करते हैं। जो हमारे पास बाकी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रह जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम रिलेट कर देते हैं सोदा के साथ। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट ह्यूमर बच जाता है, सफ़रा सोदा हो गया, फ्लैगम हो गया। फ्लैगम को हम रिलेट कर लेते हैं ब्रेन के साथ, या फिर जो हमारे पास जो ब्रेन है ऑर्गन उसके साथ हम फ्लैगम इखलात जो है खिल्त है उसको रिलेट कर देते हैं, नर्वस टिश्यूज़ के साथ उसको रिलेट कर देते हैं। तो इस तरह ये जो 4 टिश्यूज़ हैं उनको हम रिलेट करके समझते हैं कि ये किस तरह ह्यूमर से इफ़ेक्ट होते हैं और इनके ऊपर कौन कौन से ह्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा असर कर रहे होते हैं। और बेसिकली ये ह्यूमर्स जो हैं ये कौन से ऑर्गन्स की मेन न्यूट्रिशन बनती हैं। जिस तरह ब्रेन है तो उसका फ्लैगम मेन न्यूट्रिशन बनता है, हार्ट है तो उसका दम भी खिल्त जो है वो मेन न्यूट्रिशन बनता है, लिवर है तो सफ़रा बनता है, फिर स्प्लीन है तो सौदा बनता है। तो इस तरह जो ह्यूमर्स हैं वो न्यूट्रिशन बन रही होती हैं इन मेन ऑर्गन्स के। तो ये कह लें हमारे पास 4 टाइप्स की टिश्यूज़ होते हैं और उससे रिलेटेड जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उनका रिलेशन होता है कि ये 4 ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, स्प्लीन, लिवर, हार्ट और ब्रेन। इनके पीछे हमारे पास एक एक खिल्त होती है। जिस तरह स्प्लीन के साथ सौदा है, लिवर के साथ सफरा है, हार्ट के साथ दमवी खेलता है, ब्रेन के साथ बलगमी खेलता है। तो ये इनके साथ ह्यूमर्स जुड़े होते हैं, और इन्हीं ह्यूमर्स के साथ फिर हमारे पास जो टिश्यूज़ हम रिलेट करते हैं वो स्प्लीन के साथ हम करते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ को लिवर के साथ हम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ को हार्ट के साथ, मस्कुलर टिश्यूज़ को, और जो फ्लैगम है उसके साथ हम नर्वस टिश्यूज़ को रिलेट करते हैं कि ये इनके खिल्त हैं। इन खिल्त से फिर आगे टिश्यूज़ बनते हैं, और फिर ये टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो अज़ा बनाते हैं बॉडी के अंदर। इस तरह हम इसको रिलेट करके समझते हैं। उसके अलावा ये अगर हम जो टिश्यूज़ हैं उनकी टाइप्स को ही देख लें तो उसमें भी हमारे पास जो 4 इकसाम आ जाती हैं। उसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मेनली हमारी बॉडी की मतलब कह लें कि एक तरह से बॉडी को कनेक्ट करने में काम करती है, एक तरह से बॉडी को एक बुनियाद देती है, उसको एक स्केलेटन देती है। क्योंकि ये जितने भी बोन्स हैं,
और जितने भी कार्टिलेजेस हैं, ऑर्गन्स के दरमियान लिंकेजेस हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनते हैं। तो इसीलिए हम इसको सौदा के साथ रिलेट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाती है, और ये कोल्डनेस के साथ हम इसको रिलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह सफ़रा है। सफ़रा जो है वो हमारी पूरी बॉडी का कह लें कि एक ग्लैंडुलर सिस्टम या एपिथेलियल सिस्टम को शो कर रहा होता है, जिसमें फिर आगे डिफरेंट सिक्रीशंस निकलती हैं जो आगे डिफरेंट बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस करवा रही होती हैं। इसीलिए हम उसको लिवर के साथ रिलेट करते हैं और सफ़रा के साथ रिलेट करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़, इन दो चीज़ों के साथ हम रिलेट करते हैं, सफ़रा खिल्त के साथ और लिवर ऑर्गन के साथ। इसी तरह दमवी खिल्त जो है और हार्ट है, उसको हम रिलेट करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के साथ। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं उनका काम होता है मूवमेंट करवाना। हमारी हड्डियां ऐसे की वैसे ही ढांचे की तरह ही रहेंगी, ठीक है। उनको मूव करवाने के लिए बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं? हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं। हमारी जो वो मसल्स हैं वो उस ढांचे को मूव करती हैं, फिर हमारी बॉडी मूव करती है। तो इसलिए मसल्स को हम दमवी खिल्त के साथ रिलेट करते हैं, हार्ट के साथ रिलेट करते हैं, और इसको हम जिस एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं वो है हवा। लास्टली हमारे पास आ जाता है फ्लैगम। तो फ्लैगम जो है उसको हम नर्वस टिश्यूज़ के साथ रिलेट करते हैं और ब्रेन के साथ रिलेट करते हैं इस टिश्यू को। और इसकी बहुत ऑब्वियस सी रीज़न है कि जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली ब्रेन से हमारे पास निकले हैं, वो उसके खादिम हैं, वो उसके वर्कर हैं, वो उसका काम करते हैं, और ये बेसिकली बॉडी के अंदर सेंसेशंस जो हैं, डिफरेंट सेंसेशंस वो पहुंचाता है अपनी, और कह लें कि बॉडी को एक तरह से कोऑर्डिनेट करके रखता है, वहाँ पर अपने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको जनरेट करवाता है। तो इसीलिए हम जो ब्रेन है उसके साथ नर्वस टिश्यूज़ को रिलेट करते हैं। और फ्लैगम जो है वो बेसिकली इसकी न्यूट्रिशन बनता है, क्योंकि फ्लैगम हम किससे रिलेट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, इसको रिलेट करते हैं कि फ्लैगम बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के भी सेम फंक्शंस वही होते हैं जो फ्लैगम के होते हैं। तो इसीलिए जो फ्लैगम है या कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास ब्रेन की न्यूट्रिशन बन रहा होता है, उसकी न्यूट्रिशनल सोर्स बन रहा होता है। तो इस तरह हम सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को और जो इखलात हैं उनको आपस में रिलेट करके उसको समझते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो जो ऑर्गन्स हैं उनको हम क्यों स्टडी करते हैं अमूर तबैया में, उसकी सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि जो ऑर्गन्स हैं वो हमें क्या लें कि डिज़ीज़, एक एक बॉडी डिजीज स्टेट में है या नहीं है, उसके बारे में हमें बहुत क्या लें कि बड़ा क्लू देती है। मैंने जब आप लोगों को पिछला सेशन कवर अप करवाया था, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, जिस जो 3 days वाली सीरीज़ करवाई थी ऑन जो ईस्टर्न मेडिसिन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है और डिज़ीज़ है वो आज की मॉडर्न मेडिसिन में चेंज हो गई है। तो जो असल डेफिनेशन है जो हेल्थ और डिज़ीज़ की, वो ये है कि जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स सही तरीके से फंक्शन कर रहे हों, या आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो इन हार्मनी वर्क कर रहे हों, बेटर वर्ड यही है। सही तरीके से फंक्शन करना इज़ नॉट अ बेटर वर्ड। अगर आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो और पर्सन जो है हमारे पास हेल्दी होगा। और अगर जो बॉडी ऑर्गन्स है वो इन हार्मनी नहीं वर्क कर रहे, इन बैलेंस नहीं वर्क कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो स्टमक है वो लीवर को सपोर्ट नहीं कर रहा, और लीवर जो है आगे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा सिक्रीशंस बनाने के लिए, तो ये सारी हार्मनी अगर ख़राब होगी तो हमारा जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो डिजीज़ स्टेट में होगा। तो ये हमारे पास हेल्थ और डिजीज़ की डेफिनेशन बताने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब हम डायग्नोसिस करते हैं किसी भी पर्सन की, कि इसमें बेसिकली कौन सी ऑर्गन की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, उसके अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं अमूर तबैया वो हमारे पास बहुत हेल्पफुल होते हैं। कि ऑर्गन्स जो हैं दरअसल किसी भी ऑर्गन के अंदर, बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स हो सकती हैं एट अ टाइम। इन इन तीनों में से कोई एक स्टेट कह लें कि उस वक़्त जो है मौजूद हो सकती है किसी भी ऑर्गन में। यहाँ वो ऑर्गन जो है ये अच्छा, ये डिजीज स्टेट की बात हो रही है। नॉर्मल स्टेट के अंदर ऑर्गन नॉर्मल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, मगर डिजीज स्टेट में
ये तीन कह लें कि एक्शंस जो हैं वो, इन तीनों में से कोई एक एक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहा होगा हमारे पास ऑर्गन के अंदर। सबसे पहले या तो वो ऑर्गन जो है अपनी हाइपर एक्टिविटी में पहुंचा होगा, मतलब उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो अपने नॉर्मल से ज़्यादा वो परफॉर्म कर रहा होगा। सेकंड जो है हमारे पास हाइपर एक्टिविटी है कि वो ऑर्गन जो है, जो उसके नॉर्मल फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे कम परफॉर्म कर रहा है। इसमें ज़ोफ़े जिगर, ज़ोफ़े मैदा, ये सारी चीज़ें शामिल शामिल आ जाती हैं। हाइपर एक्टिविटी में हम हाइपर एक्टिव नर्व्स देख लेते हैं, जो हमें मिलते हैं ये डिफरेंट पेशेंट्स में जिनके उंगलियां चुभती हैं। उसके अलावा थर्ड स्टेट जो है वो होती है वीकनेस की, और ये हमें मिलती है अ, अ, तीन स्टेट्स ऑर्गन्स के अंदर। अच्छा, मेनली अगर हम देखें ना ऑर्गन्स के अंदर, तो हमें मतलब मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी हमें सिर्फ दो ही स्टेट्स स्टडी करने को मिलती हैं। हम कोई भी डिजीज़ अगर हम उठा लें, उसके अंदर हमें मेनली दो ही चीज़ें मिल रही होंगी, या हाइपर एक्टिविटी की वजह से डैमेज हुआ होगा, या हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज्ड होंगे और उसको वो डिजीज़ को उसको वो एज अ डिजीज़ काउंट कर रहे होंगे मॉडर्न मेडिसिन अप्रोच। तो इसी तरह जो यूनानी मेडिसिन है उसके अंदर भी यही चीज़ देखी जाती है कि हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी जो है वो ही मेन कॉज होती हैं डिजीज़ की। मगर अगर हाइपर एक्टिविटी जो है, मतलब कि ऑर्गन की तहरीक, ऑर्गन में हरकत की ज़्यादती, वो अगर प्रोलॉन्ग्ड देर तक रहे, मतलब कि हाइपर एक्टिविटी प्रोलॉन्ग्ड देर तक रहे, ऑर्गन के अंदर हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहे, या और ऑर्गन जो है उसके अंदर तहरीक बहुत ज़्यादा देर तक रहे, तो वो ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी जो है फिर उस ऑर्गन के अंदर कह लें कि डीजनरेशन पैदा करने लग पड़ती है, ऑर्गन को अंदर से तोड़ने लग पड़ती है वो हाइपर एक्टिविटी। इसको आप इस मिसाल से समझिएगा कि जब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी के अंदर कह लें कि जो उसके इंजन ऑयल है वो हमने प्रॉपर नहीं डाला। अब वो इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं डाला, उस इंजन ऑयल प्रॉपर ना डालने की वजह से वो गाड़ी जो है ओवर हीट हुई जा रही है, ओवर हीट हुई जा रही है, और उसके जो गियर्स हैं उनके दरमियान रगड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब वो रगड़ बढ़ने की वजह से, वो हरकत बढ़ने की वजह से, वो कह लें कि एक हाइपर एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि नॉर्मल उसके अंदर तेल मौजूद नहीं है, नॉर्मल तेल। आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है? अभी बताइएगा मुझे। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर हो जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इसको मतलब देख सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आई फिर आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव, अच्छा मैं मिसाल एक्सप्लेन कर रहा था गाड़ी वाली, कि गाड़ी है उसका इंजन ऑयल होता है, और इंजन ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है गियर्स को और उनको चला के रखता है। अब अगर हम इंजन ऑयल कम डालें, उस इंजन ऑयल कम डालने की वजह से जो गाड़ी की एफिशिएंसी है, जो उसकी गियर्स की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब उस कम एफिशिएंट गियर्स के अंदर अगर हम वही नॉर्मल वर्क लें, तो वो नॉर्मल वर्क जो है उस गाड़ी के लिए फिर ज़्यादा साबित होगा, वो उस गाड़ी के लिए हाइपर एक्टिविटी साबित होगा, क्योंकि हमने इंजन ऑयल कम डाला, उस वजह से इंजन्स कम एफिशिएंट हो गए हैं, और कम एफिशिएंट होने की वजह से हमारी नॉर्मल एक्टिविटी भी उसके लिए कह लें कि हाइपर एक्टिविटी शामिल होगी या एक्सेसिव एक्टिविटी शामिल होगी। तो उस केस में भी क्या होगा, वो हाइपर एक्टिविटी हॉटनेस कॉज करेगी उस गियर्स में, और हॉटनेस कॉज करने की वजह से वो हाइपर एक्टिविटी फिर ऐसे स्टेट में पहुंच जाएगी कि उसकी गियर्स टूटने लग पड़ेंगी, वो गियर्स डी नेचर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह हाइपर एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, क्या एक ऑर्गन है वो मुसलसल तहरीक में, मुसलसल हरारत में है और वो रुक नहीं रहा, और जब हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो क्या होगा, वो मुसलसल हरारत उसके ऑर्गन की जो एनर्जी है उसको कम कर देगी, और उस ऑर्गन की जब एनर्जी कम होगी तो वो वीकनेस स्टेट में चला जाएगा, जो हमारे पास थर्ड स्टेट है ऑर्गन्स के अंदर। इसी तरह हाइपो एक्टिविटी है, जब एक ऑर्गन है
वो मुसलसल उसको बरूदत मिली जा रही है, मुसलसल वो कम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अपने नॉर्मल रेंज से, तब भी वो एक वीक स्टेट में चले जाएगा कि फिर उसकी तरफ क्योंकि वो हरारत या ब्लड फ्लो वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, तो फिर वो एक वीक स्टेट में चले जाएगा, फिर वो ऑर्गन अपने नॉर्मल फंक्शंस भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास कह लें कि दो स्टेट्स मेन होती हैं, हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, और उसके रिजल्ट से हमारे पास वीकनेस पैदा होती है। वीकनेस हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है, या एक्सेस हरारत की वजह से या फिर हाइपर एक्टिविटी की वजह से, जिसको हम एक्सेस हरारत या एक्सेस एक्टिविटी की वजह से होने वाली कह लें कि वीकनेस में शामिल करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास हाइपर एक्टिविटी की वजह से वीकनेस जो हमारे पास पैदा होती है उसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास अज़ा जो हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर डिजीज़ कैसे पैदा होती है, वो एक इसका ब्रीफ सा कह लें कि डिस्कशन है, वो अभी मैंने शेयर की है। बाकी इंशाल्लाह इस पे जो है हम कल डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी, कि उसके थ्रू हम किस तरह डिजीज़ जो हैं उनको डायग्नोस करते हैं। बाकी मेनली ऑर्गन्स जब भी अपने नॉर्मल रेंज से अपने नॉर्मल फंक्शंस या हार्मनी में फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उनमें से इन तीनों में से किसी एक स्टेट के अंदर वो लाई कर रहे होंगे, या हाइपर एक्टिविटी होगी उनमें, या हाइपर एक्टिविटी होगी, या उनमें वीकनेस मौजूद होगी। और वीकनेस जो है वो दो स्टेट्स की वजह से भी हो सकती है, बरूदत की वजह से और हरारत की वजह से। ये हमारे पास कह लें कि एक ब्रीफ सा इंट्रो था अबाउट ऑर्गन्स एंड हाउ दे टेल अस अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़। लास्टली हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं, तिब्बी लिहाज से इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये वैसे कह लें कि हमारी एजुकेशन के लिए है और इल्म के लिए ही है। तो वैसे बेसिकली इसकी जो टाइप्स देखी जाती हैं वो दो तरीके से इसकी टाइप्स को पढ़ा जाता है। पहले जो है उसकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ी जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी दो टाइप्स हैं, एक हयाती आज़ा है, एक बुनियादी आज़ा है। हयाती आज़ा वो आज़ा हैं, वो ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। सॉरी, बुनियादी अज़ा जो हैं वो ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, हमारी बॉडी की बुनियाद बनती है। जैसे हमारे पास हड्डियाँ हो गई हैं, तो इनके थ्रू हमारी बॉडी की जो बुनियाद है वो बनती है, और इसलिए हम इसको बुनियादी अज़ा में शामिल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ इनमें आ जाते हैं। सेकंड जो है हमारे पास हयाती अज़ा हैं, इनके अंदर हम वो ऑर्गन्स डालते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लाइफ जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको बनाते हैं, हमारी लाइफ को हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं। तो हयाती अज़ा जो है हमारे पास तीन होते हैं। फर्स्ट हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, सेकंड हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं, और थर्ड हमारे पास जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इनसे फिर आगे इनके ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिस तरह मस्कुलर टिश्यूज से हार्ट, एपिथेलियल टिश्यूज से लिवर, एंड जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उनसे हमारे पास ब्रेन बन जाते हैं। तो ये हमारे पास हैं हयाती अज़ा। और बुनियादी अज़ा मैंने आपको बताए, बोन्स आ जाती हैं, और फिर उनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बॉडी की बुनियाद बना रही होती है। ये हमारे पास फर्स्ट तरीके से उसको किस तरह देखा जाता है। सेकेंडली हम आ जाते हैं दूसरी टाइप्स में। दूसरी टाइप्स में हम इसे देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फंक्शंस के लिहाज से जो ऑर्गन्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक आज़ाए रईसा और आज़ाए गैर रईसा। आज़ाए रईसा वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में कह लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनके थ्रू ही हमारी बॉडी की जो कह लें कि नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रह सकती है। अगर वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाएं तो ओवरऑल हमारी बॉडी जो है वो एक एबनॉर्मल स्टेट में चली जाएगी और वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो दरअसल आज़ाए रईसा वो आज़ा हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी जो है वो सस्टेन रहती है और उनके सारे फंक्शंस रहते हैं। अगर वो आज़ा रिमूव कर दिए जाए तो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, अगर उनमें से कोई भी जो उज़ू है वो रिमूव कर दिया जाए। तो ये आज़ाई रईसा जो हैं ये कुछ जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके मुताबिक तीन हैं, कुछ के मुताबिक चार हैं। हम दोनों स्टडी करेंगे। जो तीन वाले मानते हैं, जो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग तीन ऑर्गन्स हैं आज़ाई रईसा में। उनमें है हमारे पास ब्रेन, लिवर और हार्ट।
कि ये 3 ऑर्गन्स हैं और इनके खादिम हैं, मतलब इनके जो आगे वर्कर्स हैं, इनके वर्कर्स कौन कौन से हैं, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ये 3 ऑर्गन्स हैं और इनके खादिम हैं कि इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है और इसमें सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली रहते हैं। अगर ये इन तीनों में से कोई भी ऑर्गन या इसके जो खादिम हैं किसी भी ऑर्गन में या किसी भी बॉडी पार्ट में मौजूद नहीं होंगे तो वो सस्टेन जो है नहीं कर पाएगा। वो ये इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से हमारी जो बॉडी है वो सस्टेन रहती है और उनकी नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो 4 ऑर्गन थ्योरी को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें जो एक और ऑर्गन वो ऐड करते हैं वो है स्प्लीन। उसको वो सौदा के साथ रिलेट करते हैं और कहते हैं ये 4 ऑर्गन्स हैं आज़ाए रईसा में। और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो आज़ाए रईसा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी शामिल कर देते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेशक जो हमारी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी है, उसको मेंटेन करने में हेल्प नहीं करती, मगर ये हमारी नस्ल के बका के लिए हेल्पफुल है। और जब हमारी नस्ल की बका ही नहीं होगी तो हमारे इंसान की बका नहीं होगी, जब इंसान की बका नहीं होगी तो ओवरऑल फिर वो जो एक इंसानी हयात की एक बका है वो मुमकिन नहीं होगी। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल की बका के लिए 3 ऑर्गन्स अज़ाए रईसा या 4 ऑर्गन्स अज़ाए रईसा उनकी ज़रूरत होती है और ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बका के लिए जो अज़ाए कह लें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इस केस में कह लें कि शामिल किया जाता है। अज़ाए गैर रईसा जो हैं वो अज़ाए जो रईसा में शामिल नहीं होते, इनके आगे 2 इकसाम है, एक खादिम रईस है और एक गैर खादिम रईस है। गैर खादिम रईस के भी आगे फिर 2 इकसाम है, एक मुरव्विसा है और एक गैर मुरव्विसा है। जो हमारे पास खादिम आज़ा हैं या खादिम रईस आज़ा हैं, ये वो आज़ा हैं या वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास जो रईस आज़ा हैं या जो हमारे पास मेन ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, रईसा वाइटल ऑर्गन्स को भी कहते हैं। तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी मदद करते हैं आगे उनके फंक्शंस करने में। जैसे हमारे पास जो लिवर है उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली उनके खादिम होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं जो उनका काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो ब्रेन है उसका काम, उसकी जो स्टिमुलेशन है वो आगे पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे होते हैं वो नर्व्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास हार्ट है उसका आगे काम करने के लिए ब्लड वेसल्स काम कर रही होती हैं, मसल्स काम कर रही होती हैं। तो ये इनके कह लें कि जो खादिम है वो शुमार होते हैं। कि हार्ट का जो है हमारे पास जो उज़लात हैं वो हैं, जो ब्रेन है उनके आसाब हैं और जो लिवर हैं उनके गुदद हैं, कि ये इनके खादिम हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अज़ाए मुरव्विसा और गैर मुरव्विसा। मुरव्विसा वो अज़ा हैं जो या वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके एक्शन करने में, उनकी परफॉर्मेंस में मदद कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली मदद कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपके साथ जो ह्यूमरस फॉर्मेशन का प्रोसेस शेयर किया था, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपके साथ जो ह्यूमरस फॉर्मेशन का पूरा एक प्रोसेस शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक हमारे पेट से गुजरती है, फिर इंटेस्टाइन से गुजरती है, फिर लिवर में जाती है, फिर ह्यूमर्स बनते हैं। तो लिवर के में पहुंचने से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता ह्यूमर फॉर्मेशन में। तो जो मुरव्विसा आज़ा हैं उनमें हम किन चीज़ों को शुमार करेंगे, पेट को और इंटेस्टाइन्स को, कि ये पेट और इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हमारे पास लिवर के लिए जो एक अज़ाए रईस है, एक वाइटल ऑर्गन है, उस वाइटल ऑर्गन की मदद के लिए, उसके फंक्शंस में मदद करने के लिए, उसके ह्यूमर फॉर्मेशन में मदद करने के लिए जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो स्टमक है वो हेल्प कर रही हैं, वो उसको डाइजेस्ट कर रही हैं ताकि वो एक कहने के कायल में कन्वर्ट हो और फिर उससे एब्जॉर्प्शन हो सके और फिर वो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स जो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जा रहे हैं वो फिर एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू
उनकी मेटाबॉलिज्म हो सके और फिर वो आगे ह्यूमर्स में कन्वर्ट हो सकें। तो इस तरह जो स्टमक और इंटेस्टाइन है वो अज़ाए मुरव्विसा है, और जो अज़ाए रईस है वो हमारे पास लिवर है, और फिर अज़ाए रईस के आगे जो अज़ाए खादिम है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ या फिर गुदद, जो उसका काम कर रहे होते हैं। इसको आप जो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं उसके एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि हमने नेफ्रॉन्स पढ़ी है ना, उसमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, जो बोमेंस कैप्सूल में इंटर कर रही होती हैं और लीव कर रही होती हैं। तो जो सी आर्ट्रियोल्स इंटर कर रही होती हैं, जो सी जो वहाँ पर कैपिलरी फॉर्मेशन के लिए जो सी कह लें कि जो उनसी आर्टरीज इंटर कर रही होती हैं, आर्ट्रियोल्स इंटर कर रही होती हैं, उनको हम एफरेंट बोलते हैं। जो उनसी लीव कर रही होती है उनको हम ईफरेंट बोलते हैं। जो बोमेंस कैप्सूल को इंटर या लीव कर रहे होते हैं उसमें जो इंटर कर रही होती है उनको हम एफरेंट, एंड जो लीव कर रही होती है उनको ईफरेंट कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। तो इसी तरह हम इनको समझ सकते हैं। एफरेंट जो है वो हमारे पास अज़ाए ख़ातिम से पहले आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उनके फंक्शंस में इनडायरेक्टली, एंड ईफरेंट जो है वो उसके बाद आते हैं, जो उसकी जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह हम उसको शुमार करते हैं। जबकि अज़ाए गैर मुरव्विसा जो है वो अज़ाए मुरव्विसा उनकी हेल्प कर रहे होते हैं उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो ये हमारे पास कह लें कि ऑर्गन्स हैं और उनकी ओवरऑल टाइप्स और उसको हम किस तरह देखते हैं। उसके अलावा ऑर्गन्स की और भी टाइप्स हैं, जिस तरह कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो मुफरद होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ एक ही ऑर्गन एट अ टाइम पाया जाता है। मतलब कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के कह लें कि ऑर्गन मेनली पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास बोन है, ठीक है, नर्व्स हैं, एक ही टाइप के उसमें टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, नर्वस टिश्यूज़ वगैरह पाए जा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड ऑर्गन्स आ जाते हैं। कंपाउंड ऑर्गन्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज़ हैं वो पाए जा रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम उसमें टिश्यूज़ देख सकते हैं। जिस तरह हार्ट है, तो हार्ट में हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं, एपिथेलियल जो हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारा फेस है उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ उनमें मौजूद हैं। तो इस तरह हम इनको कह लें कि तिब्बी लिहाज से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनकी टाइप्स को पढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल आज के लेक्चर में, जिसमें हमने इसकी रिलेशंस पढ़ी विद ह्यूमर्स एंड एलिमेंट्स। उसके अलावा बेसिकली ऑर्गन्स होते क्या हैं, इसको हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एंड इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी वो डिस्कस कर सकता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा इंटरनेट इशू चल रहा है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम पिछले 1-2 दिन से। इंशाल्लाह जब ये इंटरनेट बेहतर हो जाएगा फिर हम कह लें कि इसकी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।